नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सिर्फ एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल इशू नहीं है, ये एक बड़ी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम बात कर रहे हैं दलाई लामा की, उनका इतिहास, तिब्बत का पास्ट, चाइना की टैक्टिक्स और इंडिया का स्टैंस। ये कहानी है स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स के बीच एक टग ऑफ वॉर की। तिब्बत एक समय पर एक इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट किंगडम था जिसका अपना कल्चर, लैंग्वेज और गवर्नेंस सिस्टम था। इसका इंडिया से भी डीप कनेक्शन रहा है, स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल दोनों। लेकिन सब कुछ बदला 1950 में जब माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने का प्लान बनाया। अक्टूबर 1950 में चाइनीज आर्मी ने तिब्बत के ईस्टर्न रीजन चैमडो पे अटैक किया। उस समय तिब्बत की आर्मी वीक थी और इसलिए 1951 में चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत के लीडर्स से 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन करवाया। ये अग्रीमेंट सपोजेडली तिब्बत को पीसफुली लिबरेट करने के लिए था, लेकिन असली में ये एक फोर्स्ड एनेक्सेशन था। तिब्बतन्स इस अग्रीमेंट को कभी फ्रीली साइन नहीं मानते। तिब्बतन लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ता गया और मार्च 1959 में लासा में एक मैसिव अपराइजिंग हुआ जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। चाइनीज आर्मी ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया। इसी टर्मोइल के बीच करंट 14th दलाई लामा, जो तब सिर्फ 24 साल के थे, उन्होंने डिस्गाइज में हिमालयास क्रॉस किया और इंडिया में असाइलम ले लिया। तब से वो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, जहां उन्होंने तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्टैब्लिश की। अब बात करते हैं दलाई लामा के सिलेक्शन प्रोसेस की, जो बहुत ही फैसिनेटिंग और यूनिक है। दलाई लामा को टुल्कू कहते हैं, यानी एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु जो दोबारा जन्म लेते हैं। जब एक दलाई लामा की डेथ होती है तो उनकी रीइंकार्नेशन ढूंढने का प्रोसेस शुरू होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रेडिक्शंस, ड्रीम्स, स्पिरिचुअल साइंस का इंटरप्रिटेशन करते हैं। कभी कभी तो सेक्रेड लेक के रिफ्लेक्शन से भी क्लूज मिलते हैं। 14th दलाई लामा, जिनका असली नाम लामो थोंडुप था, उनका जन्म 1935 में टेक्सटर एमडो में हुआ। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो मॉन्क्स ने उनमें पहले के दलाई लामा के साइंस देखे। कई टेस्ट हुए, जैसे कि उन्हें पिछले दलाई लामा के बिलोंगिंग्स दिखाए गए और उन्होंने सही आइटम्स आइडेंटिफाई किए। इसके बाद 1940 में उन्हें फॉर्मली ऑन थ्रोन किया गया। यहाँ से एंट्री होती है चाइना की, जिन्हें ये प्रोसेस पसंद नहीं है। उन्होंने 2007 में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रीइंकार्नेटेड लामा तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक चाइना की गवर्नमेंट उसे अप्रूव ना करे। चाइना चाहता है कि गोल्डन अर्न नाम की एक लॉटरी सिस्टम से दलाई लामा चुने जाएं, जिसमें वो कंट्रोल कर सकें कि अगला स्पिरिचुअल लीडर कौन होगा। बेसिकली स्पिरिचुअल सिलेक्शन को पॉलिटिकल कंट्रोल में डाल दिया गया है। इससे सिर्फ तिब्बतन्स नहीं बल्कि दुनिया भर के बुद्धिस्ट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल हाईजैक है। अब बात करते हैं 14th दलाई लामा के करंट व्यूज की। उन्होंने काफी बार कहा है कि उनका सक्सेसर फ्री कंट्री में पैदा होगा, चाइना में नहीं। उनके सक्सेसर को तिब्बतन पीपल और मॉन्क्स रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि चाइनीज गवर्नमेंट। अगर चाइना अपना दलाई लामा थोपता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अगला दलाई लामा एक लड़की भी हो सकती है और हो सकता है वो चाइल्ड ना हो बल्कि अडल्ट हो, जो पूरी ट्रेडिशन को एक नए एंगल से देखने का इनवाइट है। इंडिया ने दलाई लामा को 1959 से शेल्टर दिया है। धर्मशाला में उनका फुल फ्लेजेड सेटअप है, उनकी गवर्नमेंट, स्कूल्स, मोनास्ट्रीज, सब कुछ। इंडिया ऑफिशियली ये कहता है कि वो किसी रिलीजियस प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन मॉरली और कल्चरली इंडिया ने हमेशा दलाई लामा के राइट्स को सपोर्ट किया है। किरण रिजिजू, जो खुद अरुणाचल से एमपी हैं, उन्होंने ओपनली कहा था कि ओनली दलाई लामा कैन डिसाइड हिज रीइंकार्नेशन। चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन इंडिया ने अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा। ये बैटल सिर्फ एक सक्सेसर की नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। चाइना दलाई लामा के इन्फ्लुएंस से डरता है क्योंकि वो तिब्बत के लिए फ्रीडम का सिंबल है। चाइना ये नहीं चाहता कि तिब्बतन्स किसी ऐसे लीडर को माने जो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज करे।
इसलिए चाइना ने 1995 में पैंचेन लामा, जो दलाई लामा के बाद सेकेंड हाईएस्ट लामा होते हैं, उनकी चाइनीज वर्जन को अपॉइंट किया, जबकि एक्चुअल रिकॉग्नाइज्ड बॉय को एब्डक्ट कर लिया गया। आज तक वो लड़का मिसिंग है। ये एक ट्रेलर था कि चाइना क्या कर सकता है दलाई लामा के साथ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में हो सकता है 2 दलाई लामाज हो, एक चाइनीज गवर्नमेंट का पपेट और एक ओरिजिनल ट्रेडिशन से चुना गया। लेकिन दुनिया भर के बुद्धिस्ट और मोस्ट नेशंस ये क्लियरली समझते हैं कि लेजिटिमेसी किस में है। टिबेटन एग्जाइल्स ऑलरेडी रेडी हैं, उनका सिस्टम और टीम तैयार है सक्सेसर सर्च के लिए। तिब्बत के लोग दलाई लामा को सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु नहीं बल्कि अपने आइडेंटिटी के प्रोटेक्टर मानते हैं। उनके थ्रू वो अपने कल्चर, अपने रिलीजन और अपने फ्रीडम को जिंदा रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कई कंट्रीज ओपनली दलाई लामा को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज हो या उनके एग्जाइल टूर्स। तो दोस्तों, ये थी दलाई लामा और तिब्बत की पूरी कहानी। एक स्पिरिचुअल लीडर जो बन गए पॉलिटिकल नाइटमेयर चाइना के लिए। अब बॉल दुनिया के कोर्ट में है। क्या वर्ड स्टैंड करेगा ट्रू रीइंकार्नेशन के साथ या चाइनीज वर्जन के? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।